हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरआरबी फार्मासिस्ट के बारे में। ठीक है। आरआरबी फार्मासिस्ट की वैकेंसी जो है वो आने वाली है। प्रोबेबिलिटी है कि जुलाई में जो है इसकी वैकेंसी आ जाएगी। ठीक है। तो इसके बारे में बात करेंगे, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम लोग देंगे और कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं इसके इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। मैंने लास्ट ईयर जो है वो जो 2025 में वैकेंसी आई थी उसमें मैंने एग्ज़ाम दिया था और मेरा जो मार्क्स आ रहा है वो 72.04 आ रहा है। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि मैंने कैसे प्रिपेयर किया था। अगर आप 70 प्लस मार्क्स लेकर आते हैं तो आप एक तरीके से सेफ जोन में रहते हैं आप क्वालिफाई करने के लिए। और दो मेरा अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि आप कैसे जो है 70 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है। सो अभी हम लोग इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट आरआरबी फार्मासिस्ट। कैसे बनना है, फॉर्म कैसे भरना है, कितनी वैकेंसीज तो अभी नहीं पता चलेगी। आपका जो सैलरी कितना रहता है, जो भी बेनिफिट्स हैं वो सब मैं बताऊंगा आपको वीडियो में। सो बी इन दिस वीडियो से। आरआरबी फार्मासिस्ट होते कौन है? आरआरबी फार्मासिस्ट जो होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, आपके रेलवे हॉस्पिटल्स में जो भी एक तरीके से काम करते हैं। ठीक है। और हेल्थ केयर में वो काम करते हैं, डिस्पेंसिंग करते हैं ड्रग की, और जो भी इन्वेंट्री होती है उसको कंट्रोल करते हैं। मेरे कई दोस्त जो हैं आज रेलवे फार्मासिस्ट हैं। अच्छी अच्छी लाइफ है उनकी, थोड़ी, लेकिन थोड़ी बोरिंग है। लेकिन फिर भी आप गवर्नमेंट जॉब में है तो आपको लाइफ तो ऐसी होगी ही। ठीक है। सो सर्विंग डिविजनल रेलवे हॉस्पिटल्स, हेल्थ यूनिट्स एंड मेडिकल स्टोर्स फॉर एम्प्लॉयज़ एंड देयर डिपेंडेंट्स। जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं गवर्नमेंट आरआरबी रेलवे के, उन बेसिकली वही आते हैं दवा लेने, और कभी कभी जो भी पेशेंट्स होते हैं वो आते हैं, अदर पेशेंट्स। ठीक है। अभी देखते हैं क्यों आपको आरआरबी जो है ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है। सो सबसे पहली बात तो ये गवर्नमेंट जॉब है और ये सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा अच्छी प्रोवाइड करती है। अगर आपकी बार जॉब गवर्नमेंट जॉब लग गई तो आपका जो है वो जीवन भर के लिए आपकी लाइफ सेट है। ठीक है। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब सबसे बड़ी बात है। ठीक है। और रेस्पेक्ट वगैरह आपको ईजिली मिलता रहता है। ठीक है। नो, वर्क लाइफ बैलेंस है इसमें। आपको बेसिकली क्या है, 7 आवर्स का जॉब करना होता है। देखिए, मैंने जॉब तो किया नहीं है, लेकिन मेरे दोस्त बताते हैं कि 7 to 8 आवर्स की जॉब है। लेकिन आपको क्या होता है, वहाँ पे प्रेजेंट रहना पड़ता है। वो 24/7 आपको कभी भी बुला सकते हैं। ठीक है। लेकिन आपका जॉब जो होता है वो 7 to 8 आवर्स का होता है। दो शिफ्ट में जॉब होता है, मॉर्निंग शिफ्ट और आफ्टरनून शिफ्ट, और कहीं कहीं जो है नाइट शिफ्ट भी लगती है। सैलरी कितनी होती है वो सबको पता होना चाहिए। जो सैलरी है वो 29,000 जो है वो बेसिक पे है। आपको लेवल 5 का पे मिलता है अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू 7th CPC। ठीक है। और टीए मिलाकर मेरे दोस्तों का जैसे आ जाता है अबाउट 57,000, कभी किसी का आता है, और किसी का तो 48,000 ही आता है, और किसी किसी का 53,000 आता है। ठीक है। और मैंने भी अपने दोस्तों से सुना है कि ये जो जॉब है लेवल 5 का है, लेकिन 1 से 2 साल के बाद जो होता है लेवल 6 में जो है कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। तो आपकी सैलरी जो है बढ़ जाती है, और कुछ अच्छे पर्क्स मिलते हैं, जैसे कि फैमिली जो भी है आपका, उनको हेल्थ केयर प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है। लीव टेबल कंसेशन प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है। पेंशन अगर है तो उसके अकॉर्डिंग प्रोवाइड किया जाता है। ये सभी फायदे हैं। अभी देखते हैं हम लोग कौन कौन जो है रेलवे फार्मासिस्ट बन सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है। सो बेसिकली जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपका एज जो है वो 20 to 35 ईयर्स के बीच में होना चाहिए। ठीक है। और SC ST कैटेगरी के लिए 5 ईयर्स का जो है कंसेशन मिलता है। ओबीसी कैटेगरी के +3 ईयर्स, और PWD BD कैटेगरी के लिए 10 to 15 ईयर्स जो है कंसेशन मिलता है। और क्वालिफिकेशन क्या है कि आपको 10+2 साइंस से होना चाहिए, मैथ्स या बायो से होना चाहिए, और डिप्लोमा या डिग्री आपका होना चाहिए बी फार्म में। ठीक है। किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। और सबसे उसके बाद है इम्पोर्टेंट है कि आपका रजिस्ट्रेशन फार्मासिस्ट एज अ फार्मासिस्ट होना चाहिए। ठीक है। शुड बी रजिस्टर्ड एज अ फार्मासिस्ट। और मेडिकल जो इसमें मेडिकल जो होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है, जैसा मैंने सुना है।
तो मेडिकल में क्या होना चाहिए आपका, C2 स्टैंडर्ड का होना चाहिए। स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया है 6/12 डिस्टेंस में, और विजन में आपका SN 0.6 नियर विजन होना चाहिए। कलर वगैरह जो है मैंडेटरी है, कलर एंड नाइट विजन, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर रेलवे फार्मासिस्ट। अभी हम लोग देखते हैं अब कंप्लीट एग्जाम पैटर्न कैसा होता है। सो एग्जाम पैटर्न में क्या होता है, टोटल जो है आपको 90 मिनट्स का जो है पेपर होता है, मतलब 1.5 आवर्स, ठीक है। इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, और इसमें नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा होती है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। और इसमें से जो प्रोफेशनल एबिलिटी होती है वहाँ से आपके 70 क्वेश्चन आते हैं, मतलब 70% जो है वो प्रोफेशनल एबिलिटी से क्वेश्चन आते हैं 70 मार्क्स के लिए, ठीक है। और जनरल अवेयरनेस जो होती है वो आपको 10 मार्क्स का आता है, 10 मार्क्स। रीजनिंग और मैथ्स जो होता है 10 क्वेश्चन आते हैं 10 मार्क्स के लिए। साइंस जो होता है वो आपका 10 क्वेश्चन आते हैं 10 मार्क्स के लिए। अब आपकी जो स्ट्रेटजी होगी वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि आपको कहाँ से क्या फॉलो करना है, क्योंकि मैं आपका जो है रीजनिंग और ये जनरल साइंस का 20 मार्क्स तो आपको कंफर्म मैं दिलवा सकता हूँ आपको, ठीक है। मैं जो सोर्स बताऊंगा आपको वही पढ़ना है, आपको कुछ और नहीं पढ़ना है, आपको ये जरूर आ जाएगा। और जनरल अवेयरनेस जो है आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो 5 अगर आप लाना चाहें तो आप ला सकते हैं। बाकी प्रोफेशनल एबिलिटी अगर अच्छे से करेंगे आप, तो अगर आपका 50 मार्क्स आ जाता है तो आप इजीली जो है वो आरआरबी फार्मासिस्ट बन सकते हैं, ठीक है। सो ये था आपका पेपर पैटर्न में आपको एक बार और बता देता हूँ। 90 मिनट का जो है वो ड्यूरेशन होता है, 100 क्वेश्चन आते हैं, और नेगेटिव मार्किंग जो होती है 1/3 होती है। सो नेगेटिव मार्किंग जो है बहुत ज़्यादा होती है इसमें। तो आप जो भी आंसर मार्क करें वो आप एग्जैक्टली जो आता हो उसको मार्क करें, ज़्यादा आप तुक्का बोलते हैं ना, तुक्का मत मारें ना। अभी आगे हम लोग देखते हैं सिलेबस क्या है। तो फार्मा का सिलेबस जो है वो आपका मैं अभी बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो टॉपिक वाइज बता देता हूँ। फार्माकोलॉजी जो होती है मेन कोर सब्जेक्ट है। हालांकि इस बार जो पेपर आया था उसमें इन्होंने फार्माकोलॉजी कुछ पूछा ही नहीं, कुछ पूछा था जो कि अलग ही आया था, मतलब कभी जीवन में मैंने पढ़ा ही नहीं था। 1-2 क्वेश्चन आते हैं जो मतलब मैंने पढ़ा था, लेकिन बाकी जो है मतलब कभी मैंने पढ़ा ही नहीं था, उतना डिटेल में उन्होंने पूछ लिया था। सो लेकिन फार्माकोलॉजी आपको अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि पेपर हर बार का अलग अलग आता है, तो मोस्टली जो पेपर होता है वो फार्माकोलॉजी पूछी जाती है अच्छे से। बाकी फार्मास्यूटिक्स, आपका फार्मास्यूटिक्स अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो फार्मास्यूटिक्स जो है एक अच्छा सब्जेक्ट है और स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ते हैं तो बेसिकली इसमें क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं, और इस बार भी कुछ क्वेश्चंस आए थे फार्मास्यूटिक्स से, कुछ क्या बहुत ही क्वेश्चन जो है आए थे फार्मास्यूटिक्स से। फार्माकोग्नोसी, इस बार तो यार फार्माकोग्नोसी से हर्बल ड्रग से इतना क्वेश्चन पूछा गया था कि मैं क्या बताऊँ आपको। तो फार्माकोग्नोसी जो है इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से पढ़ना है। सोर्सेज यही बता दूंगा आपको कहाँ से पढ़ना है। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। इस बार केमिस्ट्री से भी अच्छे क्वेश्चन आए थे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से, ठीक है। तो देखिए पैटर्न जो है एक्जैक्टली डिसाइडेड नहीं है, लेकिन आपको मेन सब्जेक्ट क्या क्या पढ़ने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो फार्माकोलॉजी पढ़ने हैं, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी फार्मासिस्ट एग्जाम आप दें, कोई भी फार्मासिस्ट एग्जाम दें, आप एम्स फार्मासिस्ट दें, है ना, ESIC का दें, रेलवे का दें, उसमें सब में ये हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी पूछा जाता है। बायोफार्मास्यूटिक्स ये भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, लेकिन अगर आप फार्मास्यूटिक्स अच्छे से पढ़ते हैं, फार्माकोलॉजी अच्छे से पढ़ते हैं, तो ये जो है सब्जेक्ट है वो कवर हो जाता है। फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, यहाँ से क्वेश्चन बनते रहते हैं। इस बार तो 1 ही 2 क्वेश्चन आया था, लेकिन ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से कर लीजिएगा। इसमें क्या होता है, स्केड्यूल जो होते हैं, जितने स्केड्यूल्स होते हैं वो सब आपको देखना है कि हर एक जो स्केड्यूल्स है उनमें क्या होना चाहिए आपका, ठीक है ना। नॉन फार्मा देखते हैं। नॉन फार्मा में क्या है आपका जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, पॉलिटी वगैरह देखना है, और रीजनिंग मैथ्स जो है इंपॉर्टेंट है। जनरल साइंस में क्या होता है, आपको बस 10th तक जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी देखनी है, ठीक है। वहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। मैं एग्जैक्टली आपको बता देता हूँ कि अभी मैं आपको सोर्स बताता हूँ, बाकी मैंने खुद का कोर्स बनाया है, आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको लेक्चर जो है रिकॉर्ड करके डाल दूंगा, और मैं आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आप मांग लीजिएगा मुझसे, मैं आपको अपने नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं हाई यील्ड टॉपिक्स क्या है, कहाँ कहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कैसे हर सब्जेक्ट वाइज क्या है। तो फार्माकोलॉजी से आपका बेसिकली क्या होता है, 28% तक आप मान सकते हैं कि आपका 70 क्वेश्चन में से 28% जो है वो आपका फार्माकोलॉजी से क्वेश्चन आएगा। ऐसा मैं एग्जैक्टली नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आता है, ठीक है। सो जो भी ड्रग है उनकी क्लासिफिकेशन आपको टिप पे होना चाहिए, बेसिकली यहीं से क्वेश्चन आता है। उनका मोड ऑफ एक्शन आपके टिप पे होना चाहिए, ठीक है, और उनके साइड इफेक्ट्स टिप पे होने चाहिए, और
कीमोथेरेपी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जैसे जो भी साइड इफेक्ट हैं, उनका मोड ऑफ एक्शन है, वो सब आपको होना याद आना चाहिए, ठीक है। एएनएस हो गया, एडवर्स इफेक्ट हो गया, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और सीएनएस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी अब आते हैं हम लोग फार्मास्यूटिक्स पे। फार्मास्यूटिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अबाउट 15% टू 20% वेटेज है इसका। सो जितने भी डोजेस फॉर्म्स हैं, जैसे सॉलिड डोजेस फॉर्म, जैसे कि टैबलेट, कैप्सूल, एरोसॉल्स, फॉर्मुलेशंस, जो भी है वो आपको सब उनके बारे में डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। और पोस्टोलॉजी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डोज कलेक्शन जो होता है वो आपको आना चाहिए, जो भी इनकम्पेटिबिलिटी है वो आपको आना चाहिए, ठीक है। बेसिकली आप फार्मास्यूटिक्स है जो अच्छे से कवर कर लेंगे तो आपका जो है हायर प्रोबेबिलिटी बन जाएगी आपको क्वालिफाई करने का। अब आते हैं केमिस्ट्री और फार्माकोनोसी में। केमिस्ट्री में जो भी नेम डिक्शन है उतने तो नहीं पूछाते हैं, लेकिन आपको बेसिक्स आने चाहिए केमिस्ट्री के। SAR से क्वेश्चन नहीं आते होते हैं, लेकिन फिर भी जो किस केमिकल एक्शन से ये जो ड्रग होगा बनेगा वो आपको आना चाहिए, स्टार्टिंग मटेरियल वगैरह जो होता है वो आना चाहिए आपको, ठीक है। और अब आते हैं कॉग्नोसिस से, तो जो भी कॉग्नोसी में है, आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है उनका, उनका टेस्ट क्या है, वो सब आपको आना चाहिए। और किस फैमिली से होते हैं, क्या उनका यूज है, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। सभी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जो भी हैं फार्माकोग्नोसिस से जो भी प्लांट्स हैं उनके जो है वो आना चाहिए आपको, ठीक है। अब आते हैं हम लोग फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस में। सो जूरिस्प्रूडेंस में क्या है, आपका शेड्यूल्स जो है मतलब है आपको ड्रग एंड कॉस्मेटिक करके आपको एग्जैक्टली आना चाहिए सभी, फार्माकोपिया वगैरह याद कर लीजिएगा। और कुछ एनडीपीएस एक्ट हो गया और अदर्स एक्ट हो गए, ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मतलब जूरिस्प्रूडेंस आप क्लियर करके जाइएगा, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं वैकेंसी और कॉम्पिटिशन। सो लास्ट ईयर का मैं बता देता हूँ आपको, लास्ट ईयर क्या था, बहुत ज़्यादा हार्ड कॉम्पिटिशन था। टोटल जो है 105 पोस्ट आई थी। मुंबई में जो है वो 25 पोस्ट हाईएस्ट पोस्ट आई थी, हाईएस्ट नंबर ऑफ पोस्ट। चेन्नई में 12 पोस्ट आई थी। तो पोस्ट जो है बहुत कम ये लोग देते हैं, लेकिन फिर भी आपको क्या करना है, आपको मेहनत तो करना है ना, तभी तो आप जॉब ले सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब जो है ईजी नहीं है। और आपको पता है बी फार्म एम फार्म करने के बाद कितनी बेरोजगारी है, ठीक है। अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ते हैं तो जॉब नहीं ले सकते। अभी मैंने खुद दिया इसको, मेरा अच्छा मार्क्स आ रहा है, फिर भी मैं अनश्योर हूँ कि मेरा होगा कि नहीं होगा, ठीक है। लेकिन हाँ, आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो इस साल नहीं तो अगले साल तो हो जाएगा, लेकिन मैं तो चाहूँगा कि आपका इस साल हो जाए, इसलिए मैं आपको ये वीडियो दे रहा हूँ। अभी हम लोग देखते हैं अबाउट 60,000 जो है वैकेंसी, जो एप्लीकेंट होते हैं वो फॉर्म को फिल करते हैं फॉर 105 सीट, 105 सीट के लिए बस इतने ज़्यादा कंपटीशन है। अब देख लीजिए 60,000 में से 105 सीट के लिए लोग कम्पीट कर रहे हैं। तो आपको कैसे काम करना है, सबसे पहले आपको प्रायोरिटाइज करना है कि आपका क्या है। 70 मार्क्स फार्मा के हैं तो आपको फार्मा अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। और 30 मार्क्स जो है नॉन फार्मा के हैं, उसमें से भी मैं अभी आपको बताता हूँ कहाँ से आपको पढ़ना है, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं कट ऑफ कितना था और सेफ रेंज क्या है कट ऑफ का। सो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, अनरिजर्व कैटेगरी से, तो आप 70 to 74 मार्क्स लाते हैं तो आप सेफ हैं। ये देखिए हर एक जोन वाइज ये डिफर करता है, मैं आपको एग्जैक्ट बता देता हूँ, ये जोन वाइज डिफर करता है। तो आप इसको हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं लेकर चलिए, ठीक है। लेकिन आप अगर जितना ज़्यादा जो है नंबर लेकर आते हैं उतना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। लेकिन आप अगर इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इतना टारगेट होना चाहिए मिनिमम, ठीक है। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 68 to 72। देखिए हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मैं एक बार बार बता रहा हूँ आपको। ओबीसी से है तो आप 70 मार्क्स एटलीस्ट ला सकते हैं। एससी कैटेगरी से देखिए इस बार भी कॉम्पिटिशन हाई है, तो आपको 70 तो एटलीस्ट जो है टारगेट करना है। लेकिन कहीं कहीं जोन में आपका 60 प्लस पे भी हो जाता है, ठीक है। कभी कभी तो 45 पे भी हो जाता है, लेकिन ये कभी कभी की बात है। आप अगर सर्टनली चाहते हैं कि हमको जॉब चाहिए आपको, तो आप इतना मेहनत करिए, ठीक है। एसटी कैटेगरी से तो आपको 60 तक अराउंड में हो जाता है, ठीक है। सो अगर आप 2026 के बारे में बात करेंगे तो मैं बोलूँगा आपको 75 प्लस मार्क्स आप लेकर आइए, तो आपका जो है किसी भी लोकेशन से आपकी हो जाएगी, जॉब लग जाएगी आपकी। तो हम लोग देखते हैं कैसे प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होगी। देखिए जब भी फॉर्म आता है उसके बाद हम लोगों को हार्डली जो है 2 से 3 महीने मिलते हैं, ठीक है। मैंने तो अपनी तैयारी जो है वो 1 से 2 महीने में ही की थी। लेकिन आपको बेसिक्स जो आपको पढ़ते रहना है, ठीक है। आप कभी आप ये मत करिए कि मैं बाद में ही पढ़ूंगा, आप एटलीस्ट पढ़ते रहिए। बाकी जब एग्जाम पास आता है तो आप अच्छे से पढ़िए। तो अगर आप 2 महीने की बात करें तो 45 डेज तक अपना जो भी सब्जेक्ट है, जैसे कि फार्माकोलॉजी है इंपॉर्टेंट है तो आप उसको कंप्लीट कर दीजिए, ठीक है। और फार्मास्यूटिक्स है इंपॉर्टेंट है तो उसको कंप्लीट कर दीजिए। और एक केमिस्ट्री है उसको इम्पोर्टेंट जो है सब्जेक्ट कंप्लीट कर दीजिए एटलीस्ट।
उसके बाद PYQ को सॉल्व करिए, जो भी PYQ है उसको सॉल्व करिए, उसका देखिए कि जो भी उसका एक्सप्लेनेशन है उसको अच्छे से देखिए, ठीक है। तो आप MCQ जो है मैक्सिमम पॉसिबल सॉल्व कीजिए। अभी लास्ट डे में आपको पूरे जो है 4 सब्जेक्ट जो है लेके चलना है, और नॉन फार्मा जो है आपको लेके चलना है। नॉन फार्मा डेडिकेट स्पेसिफिक टाइम रिटर्न ब्लॉक्स, डू नॉट ओवर इंडेक्स एट द एक्सपेंस ऑफ। मैं तो ये नहीं बोलता हूँ आपको कि आप मेरे जो है स्ट्रेटेजी फॉलो कीजिए, आपको जब भी पढ़ने का मन कर रहा है आप उस टाइम फॉलो कीजिए, लेकिन हाँ एटलीस्ट आप पढ़िए, ठीक है। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी नहीं बनेगी जॉब लेने का। बेस्ट बुक आपको बता देता हूँ आपको, ठीक है। फार्मेसी तो आपको पता ही है। देखिए मैंने क्या किया था, मैंने GDC से फॉलो जो है वो उनका सब्सक्रिप्शन लिया था पहले। मैं उनका स्टूडेंट हूँ, मैं जी पर क्वालिफाइड हूँ, नाइपर क्वालिफाइड हूँ, तो मैंने उनका ही फॉलो किया था अभी तक। तो मैं उन्हीं के मॉड्यूल से रिवाइज करता हूँ, लेकिन मैं अलग सोर्सेज भी फॉलो करता हूँ नोट्स बनाने के लिए, ठीक है। क्योंकि लास्ट टाइम क्या होता है, नोट्स ही काम आता है आपका। अगर आप नोट्स नहीं बनाते हैं तो ठीक है, जैसे क्या हो ना कि आप जो भी पढ़िए, जो आपका क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता है तो वो उसको नोट्स में अपने जो है मिस्टेक बुक में आप लिखते रहिए, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो मैंने GDC फॉलो किया था, लेकिन आपको जो भी टीचर पसंद आते हैं वो आप उसको फॉलो करके आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब जनरल अवेयरनेस ट्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं है इतनी, ठीक है, क्योंकि इसमें 3 से 4 क्वेश्चन आता है। तो जो भी रिसेंट अवेयरनेस होगी उसको आप देख सकते हैं। एप्टीट्यूड के लिए मैं बता देता हूँ आपको, RRB की जो NTPC वगैरह की क्लास चलती है उसको अगर आप देख लेते हैं ना तो आप इजीली इसको 10 मार्क्स ला सकते हैं एप्टीट्यूड वगैरह में। साइंस साइंस एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी RRB NTPC की जो बैच होती है उससे आप अगर RRB साइंस पढ़ लेते हैं तो आप इजीली जो है उसमें 10 मार्क्स में 10 में से 9 मार्क्स ला सकते हैं। मेरा 10 मार्क्स में से 9 मार्क्स आया है। एक क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था, वो भी मेरा उस टाइम दिमाग काम नहीं किया तो गलत हो गया। मॉक टेस्ट वगैरह, मॉक टेस्ट दे दीजिए RRB का, ठीक है। साइंस के लिए आप लोग कुछ ऐप्स हैं उनको आप फॉलो कर सकते हैं। बाकी PYQ जो देते रहिए, तो PYQ जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप मुझसे पूछेंगे तो मॉक टेस्ट मैंने पता कितना दिया था, एटलीस्ट 70 मॉक टेस्ट दिया था मैंने, 70 मॉक टेस्ट बिफोर गिविंग द RRB एग्जाम, ठीक है। तो आप ऐसा करिए कि जितने पॉसिबल मॉक टेस्ट हैं आप उसको दीजिए, ठीक है। मॉक टेस्ट से क्या होता है कि हम लोग कम नंबर पाते हैं, ज़्यादा नंबर पाते हैं, तो आपको ये पता रहता है कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं और हमें अभी क्या करना है, ठीक है। तो मॉक टेस्ट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी देखते हैं हम लोग कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट करते हैं और उनका सिलेक्शन नहीं होता है। अगर आप नॉन फार्मा को इग्नोर कर रहे हैं, नहीं होगा, मैं लिख के देता हूँ, नहीं होगा, क्योंकि आपके पास 70 मार्क्स है, ठीक है। आप कितना भी अच्छे हो फार्मा में, आप 60 प्लस लाने में आपको मुश्किल होगा, ठीक है। जैसे मेरा क्या था, मेरा 60 मार्क्स आया है फार्मा में, ठीक है। मैंने 69 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, तो मेरा 60 आया ना, 60 सिलेक्शन नहीं होगा ना, इसलिए नॉन फार्मा जो है आप इग्नोर मत कीजिए, ठीक है। देखिए अगर आप सिर्फ नॉन फार्मा ही पढ़ने लगे तब भी आपका वो अच्छा नहीं है, ठीक है। तो फार्मा के साथ साथ आपको नॉन फार्मा जो है वो रिवाइज करना है, ठीक है। सो PYQ अच्छे से सॉल्व कीजिए, ठीक है, बार बार उसको रिवाइज कीजिए। टाइम मैनेजमेंट, हाँ कभी कभी क्या होता है ना कि जो हम लोग एग्ज़ाम देते हैं, जैसे मेरा भी क्या हुआ था, मैं थोड़ा टेंस हो गया था कि यार मेरा मोस्टली टाइम जो है फार्मा में चला गया था, क्योंकि इस बार फार्मा जो है थोड़ा डिटेल क्वेश्चन पूछे गए थे। तो 70 क्वेश्चन में मोस्टली मेरा जो है फार्मा में चला गया था, तो नॉन फार्मा के लिए मुझे टाइम कम मिली, लेकिन फिर भी मुझे मिली। लेकिन अगर आप पुअर टाइम मैनेजमेंट करते हैं ना तो आप अच्छे से नहीं कर पाते, इसलिए मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, वो भी फुल लेंथ का, ठीक है। सो तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, सिलेक्शन प्रोसेस सिंपल है। सबसे पहले आपका क्या होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है 100 मार्क्स का। आपका मार्क्स आता है, जोन वाइज फॉर्म भरते हैं हम लोग, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल इंजीनियरिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है इसमें, ठीक है। सो बस आपका इसके बाद जॉब लग जाता है, आपका सिंपल प्रोसीजर है। सैलरी तो मैं आपको बता चुका हूँ, सैलरी जो है लेवल पे का है, और 29,000 जो है बेसिक पे है। TDA मिला के आपको 45 to 50,000 पर मंथ मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर आप Tier 1 सिटी में है, Tier 2 सिटी में है, तो आपको ज़्यादा एचआरए मिलता है। तो देखिए बेस्ड ऑन द सिटी आपकी सैलरी जो बढ़ती है। और देखिए इसमें क्या है, प्रमोशन बहुत अच्छा है। अगर फार्मासिस्ट ज्वाइन करते हैं, सीनियर फार्मासिस्ट बनेंगे, चीफ फार्मासिस्ट बनेंगे,
और कभी कभी आप एडमिनिस्ट्रेटिव रोल तक भी जा सकते हैं, तो इसमें जो है प्रमोशन अच्छा है, ठीक है ना। पोस्टिंग एंड वर्क कल्चर क्या होता है? पोस्टिंग जो है आपको जहाँ भी रेलवे हेल्थ यूनिट है वहाँ पे आपको पोस्टिंग होती है। तो कभी कभी आपको रूरल भी लग सकता है, ठीक है, कभी कभी आपको मेट्रो सिटीज़ में लगती हैं, ठीक है। तो जो भी मेट्रो सिटीज़ में आपको लगती है तो आपकी एचआरए जो है वो ज़्यादा होती है, आपकी सैलरी जो ज़्यादा आती है, ठीक है। फैसिलिटीज़ क्या है? सभी फैसिलिटीज़ जो है वो रेलवे प्रोवाइड करता है। आपको पता होगा कि रेलवे का जॉब जो है वो सबसे ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। वर्क कल्चर वही है कि हाईली स्ट्रक्चर्ड शिफ्ट होता है। मैंने बताया आपको, कहीं कहीं नाइट शिफ्ट भी होता है, कहीं कहीं डे शिफ्ट होता है। ऐसा ही जॉब है आपका जॉब रोल। अभी और भी फार्मासिस्ट एग्जाम है, ऐसे नहीं है कि सिर्फ आरआरबी फार्मासिस्ट है। तो आपका एम्स फार्मासिस्ट है, उस पर आप एम कर सकते हैं। लेकिन एक जो है पीसीआई से बहुत ज़्यादा मुझे गीला शिकवा है, क्योंकि वो लोग क्या किए ना, डिप्लोमा वालों को एलिजिबल कर रहे हैं सिर्फ। अरे यार, बी फार्म वाले कहाँ जाएंगे ये बताइए आप? बी फार्म करके बंदा वो 6 मंथ ट्रेनिंग करता है ना उसके लिए, तो वो कहाँ पे जाएगा ये बताइए? सॉरी, 3 मंथ ट्रेनिंग करता है डिस्पेंसिंग वगैरह के लिए, तो आप वो कहाँ जाएगा बताइए? तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए यार, एमसीआरई वगैरह में हम लोगों को भी एलिजिबल करना चाहिए बी फार्म वालों को, ठीक है। तो आप एमसीआरई में दे सकते हैं अच्छे से प्रिपेयर करके। स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम आते हैं, उसमें तो एकदम बी फार्म एलिजिबल ही नहीं है। मेरे यहाँ 564 वैकेंसीज आई हैं, ठीक है। सो जिसमें क्या है, सिर्फ डिप्लोमा एलिजिबल है, वो भी उनके पहले उनको पीईटी का स्कोर चाहिए। पता नहीं ये क्या करना चाहती है गवर्नमेंट, मैं तो नहीं जानता। और प्राइवेट सेक्टर में तो आप पता ही है वेरिएबल पे है, तो लेकिन हाँ, ऑप्शन नहीं होता तो हम लोग प्राइवेट में ही जा पाएंगे ना। फाइनल प्रिपरेशन एडवाइस मैं क्या आपको बताना चाहूँगा, आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, आपको अच्छे से पढ़नी है एटलीस्ट 60 days बिफोर द एग्जाम। मॉक टेस्ट नॉन नेगोशिएबल है, मतलब आपका अगर आप मॉक टेस्ट छोड़ते हैं तो समझ लीजिए आपका दिक्कत होने वाली है आपको एग्जाम में। तो मॉक टेस्ट अच्छे से प्रिपेयर जो है वो सॉल्व कीजिए, कम से कम। मैंने तो 60 जो है अटेम्प्ट किया था, 60 to 70। आप भी जितना पॉसिबल हो पाए आप करिए, जिससे कि एक्यूरेसी वगैरह मेंटेन होती है, ठीक है। 70 मार्क्स फार्मा सेक्शन को आप इंपॉर्टेंस दीजिए अच्छे से, और नॉन फार्मा को भी अच्छे से ही इंपॉर्टेंस दीजिए, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द आरआरबी फार्मासिस्ट, कैसे आप बन सकते हैं। अगर आप अच्छे से जो है तैयारी करना चाहते हैं, आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जो है डिस्कशन लेने वाला हूँ पूरे जो है फार्मा क्वेश्चंस अभी तक, जहाँ से भी कोई भी फार्मासिस्ट एग्जाम में पूछा गया है वो मैं डिस्कशन लेने वाला हूँ, ठीक है। फार्मास्यूटिक्स टॉपिक वाइज रहेगा, सब्जेक्ट वाइज रहेगा। और सो थैंक यू, योर जर्नी टू बिकमिंग अ आरआरबी फार्मासिस्ट स्टार्ट्स हियर, ठीक है। तो अभी आप अच्छे से प्रिपेयर करिए, और जो फार्मासिस्ट वैकेंसी है वो आने वाली है आरआरबी की, तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉमेंट बिलो। थैंक यू।